टुवर्ड्स द एंड भी मैंने बिग डेटा एनालिटिक्स की बात की है। उसको मैंने कोशिश भी किया था कि पुलिसिंग में और सरकार के कार्य में उसको यूज़ किया जाए। मेरे पिताजी ने पुलिसिंग की थी, उस समय पॉपुलेशन ही कम था, तो उस समय भी, हालांकि आप गौर से अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो इसेंस था, जैसे मोडस ऑपरेंडाई लोग बोलते थे, एमओ इंडेक्स बनाते थे। पुलिस को पुलिसिंग करना चाहिए, इससे ज़्यादा सहज और क्या हो सकता है। पुलिस का काम है पुलिसिंग करना, पुलिसिंग कीजिए। एक पत्रकार के रूप में, एक डीजीपी पुलिस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में लगातार हमारे उनसे बहस होती थी। कई ऐसी घटनाएं घटी है, खास करके परमेश्वर मुखिया की हत्या को लेकर जो उनका फैसला था, उन फैसला को लेकर हम सबसे कटु आलोचक में मेरी भी पहचान उस वक्त पड़ी थी। मैंने अभियानंद के उस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। कई ऐसी चीजें हुई, विवाद भी हुआ। एक दौर ऐसा भी आया कि इनकी वजह से हमें ईटीवी से पुलिस मुख्यालय का बीट भी वापस ले लिया गया। नमस्कार, इंपल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हमने जो एक कड़ी की शुरुआत की है, इस बिहार के ऐसे धरोहर से हम आपकी मुलाकात सीरीज में कराते रहेंगे जिनका बड़ा योगदान है बिहार के निर्माण में। कुछ इसी तरीके के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको मुलाकात कराएंगे जो किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ये चर्चा होती है कि जितने अच्छे फिजिक्स के वो विद्यार्थी थे, आज अगर वो फिजिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ते तो हो सकता है कि वो होगी जहां के बाबा, हो सकता है कि अब्दुल कलाम हो होते। लेकिन एक फिजिक्स के छात्र होते हुए उन्होंने जो पुलिसिंग के क्षेत्र में जो कुछ उन्होंने दिया है वो भी कम मार्के की चीज है। वो भी एक माइलस्टोन है जिसके सहारे इस देश की पुलिसिंग को बदला जा सकता है। हमें लगता है कि देश का ये एकलौता ऐसे पुलिस अधिकारी है जिन्होंने साइंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, कैसे अपराध के उद्भेदन को उसका इस्तेमाल किया, तो साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान कैसे हो इस पर जोर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभियानंद जी का। अभियानंद जी की पहचान सुपर 30 की वजह से भले ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। उन्होंने बिहार से आईआईटी में कंप्लीट करने वाले छात्रों की लंबी सूची उन्होंने दी, लेकिन इसके अलावा पुलिसिंग के क्षेत्र में भी उनका कम बड़ा योगदान है। हालांकि अभियानंद मानते हैं जो सुपर 30 उनका था वो इंटरवल था उनके जीवन का, पुलिसिंग उनका मेन पूरे जीवन का मुख्य फोकस था, रहा भी फोकस। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल पर उनका क्या अनुभव रहा है उसको लेकर उन्होंने एक किताब लिखी है। और उस किताब की जो हेडिंग है वो हेडिंग भी कहीं कहीं या शीर्षक कह सकते हैं, वो भी मैथ के एक अनसुलझे हुए शीर्षक के समान है, या कहें कि एक ऐसे शीर्षक के सहारे उस किताब को उन्होंने सामने रखा है, नाम रखा है, जिसका मैथमेटिक्स में एक अपनी अलग पहचान है शीर्षक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभियानंद की पुस्तक की, और इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके सहारे आज की पुलिसिंग को भी आप समझ सकते हैं, जिसके सहारे समाज में क्या बदलाव हो रहा है उसको भी समझ सकते हैं, और इसके सहारे आप टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का हमारे आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस पुस्तक के सहारे आप ये भी समझ सकते हैं। हालांकि इस पुस्तक को लेकर उनके अपने विभाग के लोगों की दिलचस्पी उस तरीके के देखने को नहीं मिल रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साथ हम आपके अभियानंद से सीधे मुलाकात करें। तो चलिए, आज हम आपको अभियानंद की पुस्तक के उन सवालों के सहारे उनके साथ हम आपकी मुलाकात करते हैं, जो कहीं न कहीं 3 महीने बाद भी, पुस्तक के प्रकाशन के 3 महीने बाद भी
अनसुलझा हुआ है कि आखिर अभयानंद ने इस किताब को क्यों लिखा। कई तरह के इंटरव्यू उन्होंने दिए, कई लोगों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन ये इंटरव्यू खास इसलिए है कि जिस समय अभयानंद एडीजी हेडक्वार्टर थे, उस समय में हम पुलिस मुख्यालय देखते थे, और जिस समय वो डीजीपी थे उस समय में भी पुलिस मुख्यालय देखते थे। मतलब रोज का हमारा और अभयानंद जी का आमना सामना होता था। हालांकि उस दौर में हम अभयानंद जी के कई विचारों से असहमत होते थे, और वो असहमति एक एक्सट्रीम पर भी चला जाता था। एक पत्रकार के रूप में, एक डीजीपी पुलिस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में लगातार हमारे उनसे बहस होती थी। कई ऐसी घटनाएं घटी है, खास करके परमेश्वर मुखिया की हत्या को लेकर जो उनका फैसला था, उस फैसला को लेकर हम सबसे कटु आलोचक में मेरी भी पहचान उस वक्त बनी थी। मैंने अभयानंद के उस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। कई ऐसी चीजें हुई, विवाद भी हुआ। एक दौर ऐसा भी आया कि इनकी वजह से हमें ईटीवी से पुलिस मुख्यालय का बीट भी वापस ले लिया गया। तो वो, लेकिन फिर भी हम दोनों में काम को लेकर भले मत भिन्नता रही, लेकिन मन भिन्नता नहीं था। जब तक वो डीजीपी रहे और हम पत्रकार रहे, टकराव चलता रहा। जैसे वो डीजीपी से हटे, फिर हम लोगों का जो व्यक्तिगत रिश्ता था, वो रिश्ता कभी आ रहे थे, आज भी उतना ही मधुर रिश्ता है। तो जरा देखिए, एक ऐसे पत्रकार से आज पूर्व डीजीपी की मुलाकात हो रही है, जो उनके कार्यकाल को लगातार सूक्ष्म दृष्टि से देखता है और समझने की कोशिश की। उस समय हम भी हंसते थे पर कि कैमरा लेकर जो सो फोटोग्राफी करो, घंटा भर चलाओ फोटोग्राफी करो। लेकिन आज हमें भी महसूस हो रहा है कि नहीं, 10 वर्ष पहले अभयानंद सही थे, हम लोग उस तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अभयानंद जी से, और कई तरह की चीजें आपको इस पूरे बातचीत के दौरान आपको समझने का भी मौका मिलेगा, और बड़ी गंभीरता से आप इस कार्यक्रम को देखिए। सिर्फ ये बातचीत नहीं है, पूरे देश और दुनिया की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जब समाज है तो अपराध है, और अपराध को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको लेकर जो अभयानंद का थॉट है वो देखने वाली बात है। और हमें लगता है कि यह किताब आज भले ही प्रासंगिक नहीं दिख रहा है, 20 वर्ष 30 40 वर्ष बाद ये किताब की ही प्रासंगिकता है। चलिए चलते हैं खास मुलाकात में अभयानंद जी के पास। अभयानंद जी की पुस्तक आई है, उनके जीवन वृत्ति भी कह सकते हैं, आत्मकथा भी कह सकते हैं, और पूरे पुलिस टेन्योर के अलावा सुपर 30 को लेकर उनका बचपन सब कुछ इस पुस्तक में है। लेकिन ये पुस्तक किसी घर के लोगों के लिए समर्पित नहीं है, यह पुस्तक बिहार के आम लोगों के लिए समर्पित है। यह पुस्तक बचपन में अभयानंद जी को गोद में खिलाने वाले उस कांस्टेबल को लिए समर्पित है, जो कहीं न कहीं उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया। इस प्रदेश की जनता, वो कांस्टेबल जिन्होंने इनकी जीवन शैली को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक विजनरी, मतलब एक ऐसे विजन के साथ इनको आगे बढ़ाने में मदद की है, जिनको लेकर काफ़ी उन्होंने प्रयोग भी किया। ये भी कहा जाता है कि फिजिक्स के स्टूडेंट रहते हुए वो उस फील्ड में ना जाकर ये पुलिस डिपार्टमेंट में आ गए, जहाँ कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन इन्होंने दिखाया कि एक पुलिस पदाधिकारी के पास भी कानून के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके सहारे आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं खुद अभयानंद जी, हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक को लेकर खास करके सर, अगर हम बात करें इस पुस्तक की, तो 2-3 चीज़ें जो हमें लगा कि अभी भी कई लोगों ने आपका इस पर ओपिनियन भी जाना है। इस पुस्तक को लेकर कई जगह फंक्शन भी हुआ है, कई जगह इस पर चर्चाएं भी हुई, परिचर्चा भी हुई है। लेकिन आपकी अपनी जो पुलिस की बिरादरी है, उसमें एक अजीब तरह की खामोशी देखने को मिली। ये IAS IPS जो आपके अनुभव के आधार पे आज वो जो पुलिसिंग कर रहे हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, जो इसको उस तरीके से उसको जो मान लीजिए IPS जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, IAS की जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ उन नए युवाओं के लिए ये पुस्तक आज, जब पढ़ाई करने वाले युवा जब इस पुस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई कोचिंग संस्थान वाली से हमारी बात हुई और कई युवा से भी बात हुई कि ये पुस्तक आज के दौर में UPSC के एक पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
कि भाई आपको ओपिनियन किस तरीके से अगर सिविल सर्वेंट में जाते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, एक ओपिनियन मेकिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन आपकी अपनी बिरादरी पूरी तौर पर खामोश है, इसकी क्या वजह है? संतोष जी, वजह तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये थोड़ा रोचक ज़रूर है कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनके बीच में इस पुस्तक की बहुत चर्चा है, क्योंकि जैसा आपने कहा एथिक्स एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं मैं कहूँगा, वो एक पेपर है जो यूपीएससी में आता है, और उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, यद्यपि कि मैंने कभी इसको उस नियत से लिखा नहीं था, उसका सॉल्यूशन उनको इसमें मिल जाता है। लेकिन जो प्रोबेशनर्स हैं उनमें कौतूहल उतना अधिक नहीं मिलता है कि अपने समय में मैंने किस समस्या को कैसे टैकल किया था और उसका क्या रिज़ल्ट मिला, ये मुझे भी नहीं दिख पड़ा। यद्यपि कि मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तो एक आईएएस या आईपीएस प्रोबेशनर ही मेरे जहन में था, उसका फेस मुझे सामने में दिखता था जिस समय मैं लिख रहा था इस पुस्तक को, बट ऐसा रिएक्शंस मुझे नहीं मिला। और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यंगर जनरेशन है, जो अभी किसी जॉब में नहीं आया है, उसके बीच में इसका कौतूहल ज़्यादा है। आम लोग भी चर्चा करते हैं कि आपकी पुलिसिंग को लेकर कैसे स्पीडी ट्रायल, हर बिहार के लोगों में स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील की उतनी चर्चा नहीं हो पा रही है कि वो दौर बहुत नज़दीक, आप जब उस अंतिम दौर में थे तब ये चीज़ें चर्चाएं मीडिया में भी बनी हुई, लेकिन स्पीडी ट्रायल को लेकर बड़ी चर्चा हुई। सुपर 30 को लेकर लोग आपको एक अलग नज़रिए से लोग बिहार के लोग देखते हैं, लेकिन इन पुस्तक में जिन चीज़ों को आपने फोकस किया बिहार के आम लोगों को, कांस्टेबल को लेकर, वो तो आज उनके नज़रिए से अगर हम आपको देखना चाहें तो वो आज भी आपके उस काम को लेकर एक ओपिनियन, उनके पास ओपिनियन बनाए हैं वो, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं जो पुलिस में हैं, वो उन चीज़ों को लेकर आगे कहीं एक दूसरा अभियान फील्ड में देखने को नहीं मिलता है कि उस प्रयोग को लेकर हम आगे बढ़ाएं। जो आपके साथ काम करने वाले भी लोग थे, मुख्यमंत्री भी स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। उसकी क्या वजह है? बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा मेहनत खोजता है, या फिर कोई मानसिक तनाव लेना नहीं चाह रहा है? बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इस पे कोशिश भी नहीं की है जानने की, लेकिन ये स्थिति तो है जो आप बोल रहे हैं, यथार्थ में फैक्चुअली ये सही स्थिति है। जो आपने कुछ इंडिकेट किया है रीज़न्स कि इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा तनाव लेना पड़ता है, ये भी सही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने काम किया था उसमें शारीरिक और मानसिक तनाव बहुत अधिक था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब मैं खास करके एडीजी हेडक्वार्टर और डीजीपी वाले पीरियड में काम किया तो कई लोग मुझे देख के कहते थे कि आप बीमार लगते हैं। तनाव चेहरे पर बहुत स्पष्ट झलकता था, वो झलकेगा ही, क्योंकि अगर उस लेवल पर आप तनाव लेंगे तो परेशानी तो दिखेगी, शरीर पर भी दिखेगी, चेहरे पर खास करके दिखती थी। हाँ, ये भी लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपके चेहरे पर अब उतना तनाव नहीं दिखता है, इसका मतलब कि अंतर तो पड़ता था उसके कारण। और मैं ये मानता हूँ कि अगर अच्छा काम आप करना चाहेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव, खास करके अगर आप ऊंचे पद पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप आज के दौर में जिस तरीके के क्राइम के स्वरूप कुछ खास बदला नहीं है, आपका दौर आज के दौर में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि आज का क्राइम ज़्यादा साइंटिफिक हो गया है। मतलब आप जिस क्राइम की बात करते थे, जिस पर आप कहते थे कि नहीं, अब इस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए, पीओ पर आप जाइए, इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करते थे। आज की तारीख में वो सबसे जो क्राइम हो रहा है, वो जिस तरीके का क्राइम हो रहा है, आर्थिक क्राइम हो रहा है, या फिर
इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो आप आज से 6 साल 7 साल पहले करके गए थे, आज कमोबेश क्राइम उसी दिशा में बढ़ रही है। आपका अपना अनुभव और इस पुस्तक के सहारे जिन बातों को आपने रखा है, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में नहीं 10 वर्ष बाद भी ये पुस्तक और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाएंगी? ये पुस्तक तो प्रासंगिक होने वाली है, क्योंकि आप इसमें कमेंट्स देखेंगे, या ख़ास करके मैंने फेसबुक पर और कहीं जहाँ सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हुई है, उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। मैंने बहुत अर्ली एज से स्टैटिस्टिकल एंड डेटाबेस एनालिसिस करना शुरू किया था, आज से 20 साल पहले, और उसका जिक्र मैंने किया है। टुवर्ड्स द एंड भी मैंने बिग डेटा एनालिटिक्स की बात की है। उसको मैंने कोशिश भी किया था कि पुलिसिंग में और सरकार के कार्य में उसको यूज़ किया जाए। लोगों का कमेंट है, जो यंगर जनरेशन है, कि ये काफ़ी उत्साहवर्धक है कि एक उस एज में किसी ने डेटा एनालिसिस करके कंक्लूजन्स निकाला और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया और कंक्लूजन्स निकाल करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो ये शो करता है कि यंगर जनरेशन बहुत प्रभावित होता है कि साइंटिफिक तरीके से बातें हुई। बिग डेटा एनालिटिक्स जो बहुत लेट आया, हमारे जनरेशन में नहीं था वो, उस समय भी मैंने प्रयास किया था, मे बी बिकॉज स्टैटिस्टिक्स मेरा विषय था और मैंने उसको यूज़ किया अपार्ट फ्रॉम फिज़िक्स। इस तरह की बातें इसमें लिखी हुई हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब की प्रासंगिकता फ्यूचर में भी होने वाली है। जो नया जनरेशन है वो भी पढ़ करके इसको एक्सेप्ट करेगा। परंतु ये ज़रूर विस्मय की स्थिति है कि जो हमारे परीक्षामान लोग हैं उनके बीच में इतना कौतूहल नहीं क्रिएट कर रहा है जितना होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि आज जो पुलिस में आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन पुलिस में आ रहे हैं, वो आज भी उनकी मानसिकता शासक वाली मानसिकता है? अगर आपकी उस मानसिकता की समझ अगर उनको हो गई रहती तो आज इसी आधार पे, मतलब आप पीठ के, आप जैसे मानवाधिकार आयोग है या बाकी चीज़ें हैं, अब हर घर में कैमरा है, आप कुछ भी उस तरीके का एक्ट करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं, आपकी किरकिरी होती है पुलिस की। आप उस दौर में कहा था कि कैमरा का इस्तेमाल करिए, तो लोग हंसते थे। हम जैसे मीडिया कर्मी भी, हम लोगों को लगता था कि क्या अज्ञानंद जी बात कर रहे हैं, कैमरा से क्राइम रुकने वाला है, ये अपराधी जो पिटाई खाए, बिना पिटे हुए, बिना गोली खाए हुए तो क्राइम रुक ही नहीं सकता। उस दौर में हम लोग यही प्रतिक्रिया देते थे, कैसे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, अब बाकी हो रही कि हर जगह सीसीटीवी लगाएगी। जो आप कहते थे कि भाई कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो, उग्र बात हो, तो आप कैमरा लेके जाइए, अब बात हो रही कि हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगेगी। हर ऐसे जगहों पर आप कैमरा से निगरानी कीजिए जहां कुछ सेंसिटिव एक्टिविटी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी की बात उस दौर में, आज से 5 साल पहले भी टेक्नोलॉजी उस तरीके से चीज़ें नहीं बढ़ रही। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के सहारे ही पुलिसिंग हो सकती है? एकदम सही है। अगर पुलिसिंग होनी, नॉट ओनली पुलिसिंग, समाज जो आगे बढ़ रहा है वो मुख्यतः टेक्नोलॉजी के आधार पर बढ़ रहा है, और जिन लोगों को टेक्नोलॉजी की बहुत गहरी समझ नहीं है उनके लिए इसको टैकल करना, जितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं समाज में, जिसका एक भाग पुलिस के भी मत्थे पड़ जाता है, जिसको साइबर क्राइम कहते हैं, वो बिना टेक्नोलॉजी की गहरी समझ के आप उसका न तो उसको समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ, और नहीं उसका सलूशन निकाल पाएंगे। मैंने भी जब इसको स्टार्ट किया था तो आप सही बोल रहे हैं कि इवन मीडिया पर्सन्स उसका माहौल बना लेते थे लोग, निकला अखबारों में निकला, और बाद में उन्हीं लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम लोगों ने गलत समझ लिया था। हमारा एक कॉन्वर्सेशन हुआ है उन लोगों से जिन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे थे, एंड दे रियलाइज़ कि ये हमारी सोच गलत थी। हमारी मतलब जो जर्नलिस्ट लोग थे उनकी सोच गलत थी। आप अगर गौर करेंगे तो जितना भी पिक्चर, डेटा, वॉइस
ये सब टेक्नोलॉजी में बेसिकली एक ही चीज़ है, वो बिट्स एंड बाइट्स में रहता है और सब क्वालिटेटिवली एक ही चीज़ है गुणात्मक रूप से। इनफैक्ट अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो इवोल्यूशन ऑफ डेटा विल बिकम हिस्ट्री। कहानी बनती है, डेटा इवॉल्व करता है और वही कहानी बन जाती है। अगर इतनी दूर तक समझ हो जाए तो आप घटना को डेटा में पिरो दे सकते हैं। कोई एक क्राइम हुआ, खास करके जो इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहा है जिसमें आप करप्शन भी लाएंगे, और आज का सब क्राइम तो मोस्टली करप्शन है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। ये जो वायलेंस दिखता है ये सब सुपरफिशियल है, उसके नीचे तो सब करप्शन है। तो ये करप्शन जो है ये एवोल्यूशन ऑफ डेटा है। अगर आपकी समझदारी हो, आप हमको डेटा दे दीजिए, हम आपको डेटा को एनालाइज करके बता दे सकते हैं कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। करप्शन के लिए अलग से कोई समझने की नहीं ज़रूरत है। आप सिर्फ डेटा दीजिए और वो हम आपको एवोल्यूशन ऑफ डेटा से निकाल देंगे कि अच्छा ठीक है यहाँ पर तो है, प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर। ये ट्रेनिंग सेंटर जो आपका है लोगों का, क्या वहाँ ये समझदारी नहीं बन पा रही है कि भाई अब जो क्राइम जिस तरीके का टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम हो रहा है, हमें उस तरीके से ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज के नए जनरेशन भी जो आईपीएस ट्रेनिंग आ रहे हैं, हाँ ये अब घर से तो नहीं निकलते, ये एक उन्होंने सीख लिया है घर से नहीं निकलना है। लेकिन अगर हम घर में रहते हुए भी बाकी पुलिसिंग अगर हम करते रहे, ये भी नहीं है। ये चीज़ें दिखती हैं कि अब वो घर से निकलना पसंद नहीं करते, घर में रहे तो लेकिन वो किस तरीके का ट्रेनिंग और होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो जहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है उसमें बदलाव की जरूरत है? जो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके का अपराध अब सामने आ रहा है, बिल्कुल क्राइम चेंज किया है एंड क्राइम का अंडरस्टैंडिंग भी चेंज किया है। पहले क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत पहले, आजकल आज से 50 साल पहले ज़्यादा होता था। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन कम होता था। बीच के दौर में क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन बहुत ज़्यादा होने लगा और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी घटा था, डकैतियाँ घटी थी। लेकिन अब अगर प्रॉपर्टी को आप इकोनॉमिक क्राइम मानेंगे तो इकोनॉमिक क्राइम बेतहाशा वृद्धि हुई है। वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स कमा है। हालांकि 10 साल में जिस समय हमने प्रयास किया था उस समय वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स सीरियस इशू था, किडनैपिंग वॉज अ सीरियस इशू। आज के डेट में मर्डर सीरियस हो गया है, तो हर समय गोली मार दी जाती है। तो चेंजेस होता रहता है, बट जो हमने आपको अपनी बात कही वो थी कि डेटा को एनालाइज अगर करेंगे तो आपका एवोल्यूशन ऑफ डेटा इटसेल्फ स्पीक्स, और वही आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। उसी से आपको जो चेंजेस हो रहे हैं वो दिखाई पड़ते हैं, और जहाँ भी चेंज होगा डेटा में वहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है, गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, और आप उसको पकड़ सकते हैं वहाँ। इनफैक्ट जितने भी साइबर फोरेंसिक्स होते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं ना, जहाँ डेटा में टैम्परिंग हो रहा है वही चेंज होता है। टैम्परिंग मतलब चेंज हुआ, गड़बड़ हो गया यहाँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग सीनियर ऑफिसर्स को अभी नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने उस दौर को देखा ही नहीं। और जो जूनियर्स आ रहे हैं प्रोफेशनल्स, वो उनके अंडर में ट्रेंड होते हैं तो वो भी ट्रेडिशनल वे में ट्रेंड हो जा रहे हैं। आई स्टिल फील कि चेंजेस की ज़रूरत है, विच विल मीन कि सीनियर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करनी चाहिए, और चूँकि उनकी पढ़ाई नहीं हुई है तो उनको अपने से करना पड़ेगा, और उनको ट्रेन भी करना होगा और सीखना भी होगा। चूँकि यंगर जनरेशन आ रहा है, टेक्निकली साउंड है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जिस विधा में वो आए हैं पुलिसिंग में, उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। ट्रेनिंग उनकी अभी भी हो जाती है डंडा और वेपन वाली। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में वेपन और डंडा की जरूरत पुलिसिंग के लिए, जो आप जिसकी चर्चा आप भी करते थे, तो उस दौर में हम लोगों को लगता था कि क्या बात हो रही है भाई, बिना डंडा, बिना पिस्टल, बिना 47 का पुलिसिंग, मतलब जो
बॉर्डर का पुलिसिंग नहीं है, बॉर्डर पर पुलिसिंग नहीं है, सेना को छोड़ दीजिए। तो जो इंटरनल पुलिसिंग है, आपको क्या लगता है कि जो वर्ल्ड वाइड पुलिसिंग को अगर देखें तो कहीं आज देखिए मूव करते हुए नहीं दिखता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीज़ें चल रही हैं। भारत इतने विशाल देश में, आप इसकी भी चर्चा इस पुस्तक में आती है कि इतने बड़ा विशाल देश है, इतनी बड़ी आबादी है, क्या आपको लगता है कि उन्हें आबादी को टेक्नोलॉजी के सहारे ही संभाला जा सकता है, या फिर उस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उस अपराध को इसी टेक्नोलॉजी के सहारे रोका जा सकता है? आपने वर्ड यूज़ किया भी, टेक्नोलॉजी के सहारे भी संभाला जा सकता है। मेरा कहना कि टेक्नोलॉजी के सहारे ही संभाला जा सकता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इट हैज़ बिकम टू ह्यूज। जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा हो गया है, समस्याएं बड़ी हो गई हैं, और यहीं पर बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ आता है। बिग डेटा जब होगा तब ना उसका एनालिटिक्स होगा। जिस समय बहुत अर्ली एज में, आज से 50, जब मेरे पिताजी ने पुलिसिंग की थी उस समय पॉपुलेशन ही कम था, तो उस समय भी, हालांकि आप गौर से अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो इसेंस था, जैसे मोडस ऑपरेंडाई लोग बोलते थे, एमओ इंडेक्स बनाते थे, तो मोडस ऑपरेंडाई भी तो वही चीज़ है। पैटर्न है, चल रहा है, एंड सडनली अरे यहाँ तो चेंज दिख रहा है, तो क्या हुआ? तो वो डॉक्यूमेंटेशन पर होता था, आज भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर पर हो रहा है। अंतर तो इतना ही है, इसलिए कि ह्यूमन बीइंग उतना डेटा को अपने दिमाग से नहीं एनालाइज कर सकता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अंतर इतना ही है, लेकिन लॉजिक तो वही है।